साल बाद मशहूर डॉक्टर बेटा घर लौटा तो बूढ़े माँ बाप को गाय के तबेले में रहते देख उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। फिर उसने जो किया उसे देखकर पूरा गांव रो पड़ा। कहानी की शुरुआत होती है माधवपुर नाम के एक ऐसे गांव से जो अपनी पुरानी हवेलियों और बुनकरों की कारीगरी के लिए जाना जाता था। लेकिन समय के साथ हवेलियां खंडहर बन रही थी और बुनकरों के करघे खामोश होते जा रहे थे। इसी गाँव के बीचों बीच एक बड़ा सा पुश्तैनी मकान था जिसके आंगन में कभी दिन रात धागों की खटर पटर गूंजती थी। यह घर था बनवारी लाल का। बनवारी लाल गांव के सबसे हुनरमंद बुनकर थे। उनकी बनाई साड़ियां शहर के बड़े बड़े बाजारों में बिकती थी। उनकी पत्नी सुमित्रा देवी एक बहुत ही सरल और ममतामयी महिला थी। इन दोनों की दुनिया इनका इकलौता बेटा विजय था। विजय पढ़ाई में बहुत तेज था। बचपन से ही उसका सपना था कि वह बड़ा होकर लोगों का इलाज करे, डॉक्टर बने। बनवारी लाल अक्सर अपने करघे पर काम करते हुए पत्नी से कहते थे, सुमित्रा देख लेना, हमारे हाथ भले ही धागा बुनते बुनते घिस जाए, लेकिन हमारा विजय एक दिन इसी गांव में अपनी गाड़ी से उतरेगा और लोग उसे झुककर सलाम करेंगे। सपने देखना आसान होता है लेकिन उन्हें पूरा करने की कीमत बहुत भारी होती है। विजय जब शहर के मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने गया तो फीस की रकम सुनकर बनवारी लाल के होश उड़ गए। इतनी बड़ी रकम उनके पास नहीं थी, लेकिन बेटे की आंखों में उम्मीद का दिया बुझते हुए वो देख नहीं सकते थे। गांव के एक साहूकार थे जगत सेठ। उनका काम ही था लोगों की मजबूरी का फायदा उठाना। बनवारी लाल अपनी पगड़ी हाथ में लेकर जगत सेठ की हवेली पहुंचे। सेठ जी, बेटे की डॉक्टरी की पढ़ाई का सवाल है, कुछ पैसों का इंतजाम कर दीजिए, मैं पाई पाई चुका दूंगा, बनवारी ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। जगत सेठ ने अपनी मूंछों पर ताव देते हुए कहा, बनवारी, रकम बहुत बड़ी है, सिर्फ जुबान पर भरोसा नहीं कर सकता, अपना पुश्तैनी मकान गिरवी रखना होगा। बनवारी लाल का दिल कांप गया। यह मकान उनके पूर्वजों की निशानी थी। लेकिन फिर उन्हें विजय का चेहरा याद आया। उन्होंने कांपते हाथों से गिरवी के कागजों पर अंगूठा लगा दिया। विजय को शहर भेज दिया गया। उसे यह नहीं बताया गया कि उसकी फीस के लिए उसके पिता ने अपनी छत दांव पर लगा दी है। शहर जाकर विजय अपनी किताबों में डूब गया। इधर गांव में बनवारी लाल और सुमित्रा देवी ने अपनी मेहनत दुगनी कर दी। बनवारी दिन में 18 घंटे करघा चलाते। उनकी आंखों की रोशनी कमजोर होने लगी, उंगलियां सूजकर मोटी हो गई, लेकिन उन्होंने काम करना नहीं छोड़ा। सुमित्रा देवी भी आसपास के खेतों में मजदूरी करने लगी। हर महीने वो पैसे जोड़कर शहर भेजते ताकि विजय को कभी कमी महसूस न हो। समय बीतता गया, 1 साल, 2 साल, 4 साल। साहूकार का ब्याज सुरक्षा के मुंह की तरफ बढ़ता जा रहा था। बनवारी लाल अब बूढ़े हो चले थे, शरीर के साथ छोड़ना शुरू कर दिया था। एक दिन जगत सेठ ने अपने लठैतों के साथ बनवारी के घर आ धमका, तेरा वक्त आ पूरा हुआ बनवारी, या तो आज पूरी रकम ब्याज समेत चुका दे या फिर अभी के अभी इस घर से निकल जा। जगत सेठ ने हुंकार भरी। बनवारी लाल ने हाथ जोड़कर विनती की, सेठ जी, बस 1 साल और रुक जाइए, मेरा बेटा डॉक्टर बन जाएगा, वो सब चुका देगा। लेकिन जगत सेठ ने एक न सुनी। उसी वक्त उसी क्षण बनवारी लाल और सुमित्रा देवी को उनके ही घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया गया। उनका सामान गली के फेंक दिया गया। गांव वाले तमाशबीन कर देखते रहे। किसी में सेठ के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं थी। सिर छुपाने के लिए उनके पास कोई जगह नहीं बची थी। गांव के बाहरी हिस्से में जहाँ एक पुराना टूटा हुआ गाय का तबेला था, जिसकी सब छत आधी गिर चुकी थी और फर्श पर गोबर और कीचड़ था, बनवारी और सुमित्रा ने उसी तबेले को अपना आसरा बना लिया। विजय शहर में अपनी पढ़ाई के आखिरी दौर में था। उसे पता ही नहीं था कि उसके माँ बाप अब महलों जैसे घर में नहीं बल्कि जानवरों की जगह पर रह रहे हैं। बनवारी लाल ने सुमित्रा को कसम दी थी, खबरदार जो विजय को एक शब्द भी बताया, उसकी पढ़ाई खराब हो जाएगी, हम जैसे तैसे जी लेंगे पर उसका सपना नहीं टूटना चाहिए। जब भी विजय का फोन आता सुमित्रा आंसुओं को पीकर हंसते हुए बात करती, हाँ बेटा, हम मजे में हैं, तू बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे, घर की चिंता मत करना। माँ का यह झूठ एक पहाड़ जैसा भारी झूठ था। तबेले की ठंडी जमीन पर सोकर बनवारी को दमा हो गया। सुमित्रा की आंखों में मोतियाबिंद उतर आया, जिससे उसे दिखना लगभग बंद हो गया। लेकिन दोनों को बस एक ही आस थी, विजय की वापसी। अगर आपको यहाँ तक की कहानी ने भावुक किया है और आप भी मानते हैं कि माँ बाप का त्याग दुनिया में सबसे बड़ा होता है, तो आगे की कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आगे जो विजय के साथ होने वाला है वो आपकी रूह को झकझोर देगा। पूरे 10 साल बीत गए। विजय अब सिर्फ डॉक्टर नहीं बल्कि देश का माना हुआ न्यूरोसर्जन डॉक्टर विजय प्रताप बन चुका था। उसने शहर में खूब नाम कमाया, पैसा कमाया, लेकिन उसके मन में हमेशा अपने गांव, अपनी मिट्टी और अपने माँ बाप की याद बसी रहती थी। उसने तय किया कि अब वह गांव जाएगा और अपने माता पिता को शहर ले आएगा। उसने उन्हें अपने आने की खबर नहीं दी, वह उन्हें सरप्राइज देना चाहता था। एक चमकदार काली गाड़ी माधवपुर की धूल भरी सड़कों पर दाखिल हुई। गांव के बच्चे गाड़ी के पीछे दौड़ने लगे। लोग अपने कामों को छोड़कर उस बड़ी गाड़ी को देखने लगे। गाड़ी सीधी बनवारी लाल के पुरानी पुश्तैनी मकान के सामने जाकर रुकी। विजय गाड़ी से उतरा, महंगे कपड़े, आंखों पर चश्मा और चेहरे पर एक अलग तेज। उसने घर की तरफ देखा, लेकिन यह क्या, घर का रंग रोगन बदल चुका था। बाहर जगह सेठ का नाम लिखा था। विजय का माथा ठनका। उसने पास से गुजर रहे एक बुजुर्ग को रोका।
काका, मेरे पिताजी बनवारी लाल कहाँ है? वे घर में नहीं है क्या? बुजुर्ग ने विजय को पहचाना तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कांपती उंगली से गांव के आखिरी छोर की ओर इशारा किया। बेटा, वो अब इस घर में नहीं रहते, वो वहाँ उस पुराने तबेले में रहते हैं। विजय को लगा जैसे किसी ने उसके कानों में पिघला हुआ शीशा डाल दिया हो। तबेले में? लेकिन क्यों? बुजुर्ग ने सिर झुका लिया। तेरी पढ़ाई के लिए उन्होंने यह घर जगह सेठ को दे दिया और खुद सड़क पर आ गए। विजय के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसका आलीशान करियर, उसकी शोहरत, उसका पैसा, सब उसे उस पल धूल के समान लगने लगा। वह बदहवास होकर उस दिशा में दौड़ा, अपनी गाड़ी को वहीं छोड़। वह धूल और कीचड़ भरे रास्ते पर दौड़ता चला गया। तबेले के पास पहुंचकर वह ठिठक गया। जो मंजर उसके सामने था, उसने उसका कलेजा चीर दिया। टूटी हुई छत से धूप छन कर अंदर आ रही थी। एक कोने में फटे हुए बोरों पर उसके पिता बनवारी लाल बैठ लेटे थे, जो अब हड्डियों का ढांचा मात्र रह गए थे। वो जोर जोर से खांस रहे थे। पास ही उनकी माँ सुमित्रा, जो अब लगभग देख नहीं सकती थी, टटोल टटोल कर एक मिट्टी के घड़े से पानी निकालने की कोशिश कर रही थी। विजय की आंखें भर आई। उसके गले से एक चीख निकली, माँ, बाबूजी। सुमित्रा के हाथ से लोटा छूट गया। कानों ने उस आवाज को पहचान लिया। उसके लिए वो 10 साल से तरस रही थी। विजय, मेरा विजय आया है, सुमित्रा ने हवा में हाथ फैलाते हुए कहा। विजय दौड़कर माँ के पैरों में गिर पड़ा। उसने माँ के गंदे और खुरदरे पैरों को अपने आंसुओं से धो दिया। माँ, यह क्या हालत बना ली आपने? मुझे बताया क्यों नहीं? मैं डॉक्टर बन गया माँ, मैं दुनिया का इलाज करता हूँ और मेरे अपने माँ बाप यहाँ नरक में जी रहे हैं। बनवारी लाल ने खांसते हुए करवट ली। धुंधली आंखों से बेटे को देखा। बेटा, तू आ गया, हमें पता था तू आएगा। देख सुमित्रा, मैंने कहा था ना, हमारा राजा बेटा आएगा। विजय ने पिता को सीने से लगा लिया। उस बूढ़े शरीर में अब जान नहीं बची थी, सिर्फ हड्डियों का ढेर था। विजय को अपने रेशमी कपड़ों पर शर्म आने लगी। उसने उसी वक्त कसम खाई, बहुत हो गया बाबूजी, अब और नहीं। आज इसी वक्त यह सब बदलेगा। गांव वाले तबेले के बाहर जमा हो गए थे। सब देख रहे थे कि कैसे शहर का इतना बड़ा डॉक्टर अपने गरीब माँ बाप के चरणों में रो रहा है। विजय उठा। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं, अंगारे थे। उसने अपनी जेब से फ़ोन निकाला और शहर के अपने असिस्टेंट को फ़ोन लगाया। तुरंत एम्बुलेंस भेजो और पुलिस कमिश्नर को भी लाइन पर लो। फिर विजय ने गांव वालों की तरफ देखा। कौन है जगत सेठ, जिसने मेरे बूढ़े माँ बाप को घर से निकाला? भीड़ छट गई और सामने जगत सेठ खड़ा था, जो शोर सुनकर वहां आया था। विजय की आंखों में देखकर जगत सेठ, जो गांव का शेर बनता था, आज भीगी बिल्ली बन गया। विजय जगत सेठ के पास गया और कड़क आवाज में बोला, मेरे पिताजी ने आपसे कितना कर्जा लिया था? जगत सेठ हकलाया, वो 5 लाख और ब्याज मिलाकर 15 लाख। विजय ने अपनी चेक बुक निकाली, एक चेक काटा और जगत सेठ के मुंह पर दे मारा। यह लो 20 लाख और अभी इसी वक्त मेरे घर की चाबियां मेरे हाथ में रखो। अगर अगले 10 मिनट में मेरे पिता का घर खाली नहीं हुआ तो मेरा नाम डॉक्टर विजय प्रताप नहीं। जगत सेठ ने चेक देखा। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। गांव वालों ने पहली बार जगत सेठ को झुकते हुए देखा। चाबियां विजय के हाथों में थी, लेकिन विजय यही नहीं रुका। वह जानता था कि असली इलाज सिर्फ घर वापस पाना नहीं। उसने एम्बुलेंस मंगवाई, माँ और बाबूजी को उसमें बिठाया। माँ, तुम दोनों मेरे साथ शहर चलोगे, मैं तुम्हारी आंखों का ऑपरेशन करूंगा। तुम दोबारा देखोगी माँ, तुम अपने बेटे की कामयाबी अपनी आंखों से देखोगी। बनवारी लाल ने बेटे का हाथ पकड़ा। नहीं बेटा, हम शहर नहीं जाएंगे, हमारा जीवन इसी मिट्टी में है। अगर तू सच में हमारे लिए कुछ करना चाहता है तो हमारा सम्मान वापस लौटा दे। विजय समझ गया। उसने अगले एक महीने तक गांव में ही डेरा डाल दिया। शहर के बड़े बड़े डॉक्टर और इंजीनियर गांव बुला लिए गए। उस पुराने पुश्तैनी मकान को फिर से सजाया गया। लेकिन विजय ने सिर्फ अपना घर नहीं सुधारा, उसने उस तबेले की जगह पर, जहां उसके माँ बाप ने 10 साल नरक भोगा था, एक शानदार वृद्धाश्रम और मुफ्त अस्पताल बनवाना शुरू कर दिया। विजय ने गांव के बीचों बीच एक सभा बुलाई। उसने माइक हाथ में लिया। उसकी माँ सुमित्रा, जिसकी आंखों का सफल ऑपरेशन उसने खुद किया था, अब साफ देख सकती थी। बनवारी लाल भी अच्छे इलाज और बेटे के प्यार से स्वस्थ हो रहे थे। विजय ने कहा, मैं आप सबसे माफ़ी मांगता हूँ। मैं दुनिया बचाने चला था, लेकिन अपनी दुनिया को पीछे छोड़ गया था। माँ बाप भगवान की मूरत नहीं, साक्षात भगवान होते हैं। अगर वे खुश नहीं तो आपकी तरक्की, आपका पैसा सब मिट्टी है। उसने जगत सेठ को भी मंच पर बुलाया। जगत सेठ डर रहा था, लेकिन विजय ने कहा, मैं आपसे बदला नहीं लूंगा, लेकिन आपको एक काम करना होगा। आज से आप गांव के किसी भी गरीब बुनकर से ब्याज नहीं लेंगे, यह वादा कीजिए। मजबूरी और माहौल को देखते हुए जगत सेठ को झुकना पड़ा। आखिर में विजय ने अपने पिता बनवारी लाल को एक नया करघा लूम उपहार में दिया। बाबूजी, आपने अपना हुनर बेचकर मुझे डॉक्टर बनाया, आज मैं वो हुनर आपको सम्मान के साथ वापस सौंपता हूँ। बनवारी लाल की आंखों से झरझर आंसू बह निकले। उन्होंने कांपते हाथों से करघे को छूकर देखा। गांव के लोगों ने तालियों की गड़गड़ाहट से आसमान सिर पर उठा लिया। विजय अब हर हफ्ते 2 दिन गाँव आता है, मुफ्त में गरीबों का इलाज करता है,
बनवारी लाल और सुमित्रा अब गर्व से सिर उठाकर जीते हैं। वो तबेला अब सुमित्रा सेवा सदन के नाम से जाना जाता है, जहाँ कोई भी बुजुर्ग बेसहारा नहीं रहता। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि कामयाबी का असली मतलब यह नहीं है कि आप कितना ऊपर उड़ सकते हैं, बल्कि यह है कि आप उड़ते हुए कितनों को अपने साथ ऊपर उठा सकते हैं। खासकर उन माँ बाप को जिन्होंने अपने पंख काटकर आपको उड़ना सिखाया। अगर यह कहानी इस कहानी ने आपकी आंखों में भी आंसू ला दिए हैं, तो आपको अपने माता पिता की याद दिला दी है, तो अभी इसी वक्त कमेंट में लव यू मॉम डैड, मम्मी पापा मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, माँ पिताजी हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, ज़रूर लिखें। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन दबाएं और घंटी बजाना ना भूलें, क्योंकि हम ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियाँ सिर्फ आपके लिए लाते रहते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।